नमस्कार। जेएमडी न्यूज के चरण 7 में आपका स्वागत है। चरण 7 माने 7वां द्वार, चक्रव्यूह का द्वार। कौन भेदेगा? कौन विजय पताका लेकर के आगे भागेगा? कौन तिलक लगवाएगा? कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा? चर्चा सिर्फ यही है, और सिर्फ यही चर्चा 7वें चरण में खास तौर से है, क्योंकि इसके कई मायने हैं। एक तो ये मोदी का क्षेत्र वाराणसी, जहां पर भाजपा की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी हुंकार है, और जिसके पीछे संबल है मोदी का। काशी विश्वनाथ का चाहे कॉरिडोर हो, चाहे बाबा विश्वनाथ का गर्भगृह स्वर्ण मंडित हो, या विकास के तेजी से होने वाले कार्य हो, ये सब न केवल वाराणसी को बल्कि पूरे पूर्वांचल को प्रभावित करते हैं। निश्चित रूप से मतगणना 10 मार्च को होगी, लेकिन जो इसका वैशिष्ट्य है 7वें चरण का, जिसमें मैंने चर्चा की मोदी फैक्टर की, हम आपको एक और बता रहे हैं। आज के इस चरण में सीधे तौर पर छोटे दलों की भी अग्नि परीक्षा है। और ये छोटे दल कौन है? राजभर का दल, संजय चौहान का दल, अनुप्रिया पटेल का दल, उनकी मां कृष्णा पटेल का दल, और साथ में अग्नि परीक्षा में 2 और हैं जो बिहार से आए हैं, जेडीयू और बीआईपी। संजय निषाद की पार्टी भी तेजी के साथ, दमखम के साथ 7वें चरण में है। हालांकि उसके कैंडिडेट कितने हैं? 7वें चरण में उसके मात्र 4 कैंडिडेट हैं, लेकिन जज्बा बुलंद है। और आज की ये परीक्षा में कौन उत्तीर्ण होगा, कौन आगे रहेगा, किसके चेहरे खिल जाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार मनोज त्रिपाठी। मनोज जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मनोज जी, मेरी आवाज आप सुन रहे हैं? जी हाँ। मनोज जी, अगर ये जो 7वां चरण का मतदान हो रहा है, जिसका कई वैशिष्ट्य है, मोदी फैक्टर भी है, और जो छोटे दल हैं उनका गेम चेंजर के रूप में भी स्वरूप है, और साथ में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज का चरण ये भी तय कर देगा सीधे तौर पे किसका तिलक होगा। हालांकि दावे तो ये है कि 6ठे चरण में ही ये सब हो गया, लेकिन 7वां चरण भी अहम है, इसमें 2 राय नहीं है। अगर मनोज जी, मैं आपको एक बीजेपी का प्रेजेंटेशन बताऊं, बीजेपी ने जो अपना आंतरिक सर्वे किया है, उसके अनुसार बीजेपी कहती है कि हमको 255 सीटें मिलने जा रही हैं, और विपक्ष को 158, जिसमें मैक्सिमम जो है वो सपा के पास है, क्योंकि सपा और बीजेपी में सीधी लड़ाई है। अगर हम आपसे ये जानना चाहें, एक यही आधार बना लें बीजेपी का ही सर्वे का, तो क्या कहना है आपका इस बारे में? ये कि बीजेपी ने इस सर्वे को कराकर पहले से ही अपने को थोड़ा सा कमजोर मान लिया, क्योंकि चुनाव के जहां शुरू हुआ था तो जो बीजेपी की होर्डिंगें लगी थी, वो उसमें यही लिखा था आपकी बात 300 के पार। तो 300 पार कहने वाली पार्टी और चुनाव के अंतिम 7वें चरण तक आते आते अपने को 254 में सिमटा रही है, तो कहीं न कहीं उसने अपनी कमजोरी को प्रदर्शित करी थी। ये क्योंकि ये तो मान के चल रही थी भारतीय जनता पार्टी कि हम तो 300 के ऊपर 350 ले जाएंगे, जो पिछली बार था उससे अच्छा हम प्रदर्शन करेंगे।
लेकिन स्वयं स्वीकार कर लिया कि अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पा रहा है, अब पूरा पीछे जा रहा है। ये तो रही बीजेपी की जो अपनी खुलासा जो बीजेपी ने किया उसका कम है। अब 7वां चरण महत्वपूर्ण है इसलिए कि दोनों की प्रतिष्ठा वहां लगी हुई है। जहां काशी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा लगी है, वहीं आजमगढ़ क्षेत्र में मुख्य चुनाव जो लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश की प्रतिष्ठा लगी है। और इस बार दोनों ने ही उन क्षेत्रीय पार्टियों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है, जो चाहे सीट न निकालें लेकिन खेल बिगड़ने में माहिर है। ये चाहे संजय निषाद की पार्टी हो या जो ये जदयू ने धनंजय सिंह जैसे प्रत्याशी उतार दिए हैं, ये चाहे प्रत्याशी कोई जीत न पावे लेकिन एक दूसरे का खेल जरूर बिगाड़े। मनोज जी, ये बताइए कि छठे चरण में जब चुनाव हो गया तो योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि 350 सीटें हमने पार कर ली है और आगे वाले चरण में हम आगे भी हो जाएंगे। माने छठे चरण तक उन्होंने कहा मेरी 275 सीटें हैं। वहीं दूसरी ओर अभी अखिलेश का ये दावा है कि हम 300 के पास तक पहुंचेंगे। क्या कहना इन दोनों के आंकड़ों पर, दावों पर? देखिए, ये दोनों ही आंकड़े केवल अपने समर्थकों को कुछ समझाने के लिए हैं। अपने समर्थकों के बीच उनको समर्थकों को ज्यादा उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए हैं। न उनकी 300 सीटें आ रही हैं, न उनकी 300 के पार जा रही हैं। चुनाव कांटे का है और चुनाव में सबसे बड़ा अगर प्रभाव डालेंगे तो ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जातीय पार्टियां हैं, जिनके प्रत्याशी तो कम लड़ रहे हैं लेकिन ये इफेक्ट डालते हैं वोट काटने में। तो दोनों का ही जो कहना है कि हम 350 पहुंच गए, योगी जी कह रहे थे कि हम 275 पहुंच गए हैं और 300 बात है, या अखिलेश जी कह रहे हैं, इन दोनों को ही आम आदमी समझता है, आम मतदाता समझता है। ये केवल घोषणाएं जनता को भ्रमित करने के लिए है और अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए। लेकिन अगर जी आप कुछ कर रहे हैं जी, मैं ये कह रहा था। हाँ जी, बताइए जी, पहले आप बताइए। अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बनाए रखने के लिए और तेजी पकड़ने के लिए और जो साइलेंट वोटर है उसको प्रभावित करने के लिए ही ये घोषणाएं हो रही। ऐसा फैक्ट नहीं समझ आता कि जितना ये घोषणा कर रहे हैं दोनों नेता, उतनी सीटें इनके पाले में जा रही। क्या आपको लगता है कि जो इस बार का जो चुनाव हो रहा है किसी मुद्दे पर लड़ा गया, या जो स्थानीय मुद्दे थे उन पर लड़ा गया, या सिर्फ बयानों का शोर शराबा रहा है? आप इसको किस रूप में देख रहे हैं इस चुनाव को? क्योंकि आपने तो बहुत से चुनाव देखे हैं। आखिर अगर एक बात में पूछें कि इस चुनाव का वैशिष्ट्य क्या है, क्या विशेषता है, ये किस रूप में, इतिहास के रूप में जाना जाएगा, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव में अगर कोई चुनाव अगर विकास प्रभावी, तो प्रधानमंत्री मोदी जी को काशी के अंदर ही अपने को 3 दिन समेट के न रखना पड़ता। प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा लोकप्रियता किसकी है इस समय देश में? सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उनको भी काशी जैसे क्षेत्र में, बनारस में 3 दिन टिकना पड़ा है, जबकि जो 9 जिले और 54 विधानसभा सीटें हैं उसके लिए 3 दिन दिया। इतना तो किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया, किसी क्षेत्र में नहीं दिया। तो इसके मतलब कांटे की टक्कर है। न कहीं विकास काम आ रहा है, न कहीं वादे काम आ रहे हैं। केवल आदमी जाति और धर्म, हिंदुत्व के नाम पर इस पर कितना प्रभावित हो जाए, कितना हमारे गोल में गिर जाए, उसका ही प्रभाव है। काशी के अंदर 2 खेमे हैं। एक खेमा है जो इस बात से खुश है, काशी की सड़कें चौड़ी हो गई हैं, हमें एयरपोर्ट जाने लगे हैं, अस्पताल जाने लगे हैं। और दूसरा खेमा वो है जो कहता है कि काशी में सैकड़ों मंदिर गिरा दिए गए, विकास के नाम पर जो मंदिर वाली पार्टी थी उसी ने मंदिर गिरा दिए। उनका भी अपना दुख है। उनका भी कहना है कि गंगा का जो प्रवाह है वो प्रभावित किया गया। तो वो उनको कहते हैं कि हमारी आस्था डिगी है भारतीय जनता पार्टी से। तो वहां 2 तरीके से है कि पिछली चुनाव की तरह नहीं है
एक ही मुद्दा था पिछले चुनाव में, चूंकि अखिलेश मुख्यमंत्री थे तो विकास का ही मुद्दा था। अब की बार विकास इसीलिए पीछे कर दिया गया, हिंदुत्व आगे ला दिया गया है, भावनाएं आगे ला दी गई हैं, जाति आगे जाति समीकरण आगे ला दिया गया, इस आधार पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इसमें हिंदुत्व कहीं चल पाया, क्या ध्रुवीकरण हो पाया, और कुल मिलाकर के मतदाता की स्थिति क्या रही, क्या वो असमंजस में रह करके उसने वोट दिया? देखिए अगर प्रभावित होता तो 6 चरण के साथ ही प्रभावित हो जाता, लेकिन दोनों ही दलों को ये पता था कि यहाँ का मतदाता इधर उधर हो सकता है। पिछली बार जितनी सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, उसमें काफी गिरावट आ सकती है। अखिलेश को देखा जितनी बुरी तरह से हारे थे पिछली बार, उससे उनको इस बार लाभ मिल सकता है, तो इसीलिए उन्होंने निषाद से भी उन छोटी पार्टियों से समझौता किया और ज्यादा से ज्यादा समय दिया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रभावित करने के लिए। जहां मोदी जी ने हिंदुत्व का कार्ड खेला, यूक्रेन का भी कार्ड खेल लिया और गंगा मैया का भी कार्ड खेल लिया, और वहीं अखिलेश ने जितना जाति गोलबंदी कर सकते थे वो करते रहे। तो जाति, धर्म, हिंदुत्व, इसी के नाम पर पूरा चुनाव है, और इसका लाभ किसको मिलेगा ये तो 10 तारीख को जब मतगणना शुरू होगी तभी पता लगेगा। लेकिन आज वहां साइलेंट वोटर ही बहुत है जो इस चुनाव को अपने हिसाब से काफी कुछ प्रभावित करेगा। ठीक बात है। मेरे साथ इसी बीच में जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार आजाद खालिद जी। आजाद खालिद जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आजाद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आजाद जी, 7वें चरण का चुनाव हो रहा है और लगातार इस बात की भी चर्चाएं हो रही है कि किसका तिलक होगा, किसका राज तिलक होगा। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये जो 7वां चरण का चुनाव है जिसमें मोदी फैक्टर की बात हो रही है, आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? कौन सा मोदी फैक्टर? देखिए, आपने कहा 7वें चरण का मतदान हो रहा है। जो पहले दिन से कह रहा हूं तो चरण 2 ही होते हैं। जब तक वोट नहीं पड़ते हैं जब तक नेताजी जनता के चरण में होते हैं, और जब वोट बन चुके होते हैं तो फिर नेताजी के चरणों में 5 साल के लिए जनता चली जाती है। तो चरण तो 7 हो या 6 हो, 1 हो। जहां तक आपने मोदी फैक्टर की बात की है, देखिए आज भी कोई काम करे और फिर उसको काम बताना पड़े तो फिर ऐसा लगता है इसके काम में कहीं कुछ या तो खामी है या देखने वाले की नजर कमजोर है। अगर मोदी जी को ये बताना पड़ रहा है कि हमने ये काम किया है और हमने ये काम किया है, या हमने ये काम नहीं बल्कि इस काम पर बात करिए, जैसे कि हमारे साथी बोल रहे थे, वो भी बात बिल्कुल सही कह रहे थे कि अगर काशी में मोदी जी को कई दिन गुजारने पड़ते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लोगों को समझाना पड़ रहा है। देखिए, कोई भी जीते, इस लोकतंत्र की जो सुंदरता है वो बनी रहनी चाहिए, लोकतंत्र नहीं हारना चाहिए। अभी जो हालात बन गए हैं वो मुद्दों से हटके तमाम बातों पर बात हो रही है, कोई शमशान की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जब पिछली बार चुनाव था 2017 में तो शमशान की बात की जा रही थी, और जब शमशान में अब लाशें नहीं, जगह नहीं मिल रही है तो शमशान की बात नहीं की जा रही। लाशें अगर गन्ना में सैंती मिल रही है तो अब शमशान की बात नहीं की जा रही है, अब हिंदुत्व की बात की जा रही है। हमने पहले दिन कहा था 20% बनाम 80% की जरूरत क्यों पड़ी? आप सीधे सीधे कहते कि हमारे 5 साल का आप आकलन कीजिए और वोट किसी को भी कीजिए, लेकिन चूंकि आपका काम जो था वो दिख रहा था, इसलिए आपको इधर उधर की बातें करनी पड़ी। वो कहते हैं ना कि इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवा कैसे लुटा। ठीक बात, मैं आपकी बात मान रहा हूँ। तो वो तो उन्होंने 5 साल का ब्यौरा भी दिया है कि हम मुफ्त राशन दे रहे हैं, हम सिलेंडर दे रहे हैं, हम नलों से पानी दे रहे हैं, हम शौच के लिए हमने व्यवस्था की है, हम पक्के मकान दे रहे हैं रहने के लिए, हम सड़कें दे रहे हैं, हम लोगों के घरों में जनधन योजना के द्वारा पैसा दे रहे हैं, हम किसानों को दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई आपदा आई है तो हम तो आपके साथ खड़े हो गए, तो क्यों नहीं जनता उनका साथ देगी, क्योंकि उनके काम तो बोल रहे हैं। माफ कीजिएगा, मुझे लग रहा है कि आपने मैनिफेस्टो दिलवा दिया है भाजपा का आज के दिन आखिरी चरण में। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आप भिखारी बनाना चाहते हैं, लोगों को राशन चाहिए या रोजगार चाहिए? क्या आपको लगता है कि देश का जो भला होगा वो रोजगार देने से होगा या राशन देने से होगा?
या लोगों को इस काबिल भी ना बनाया कि वो 4 टाइम का रोटी अपने दम पर खा सके, अपना कमा के खा सके, क्या वो कटोरा लेके आपको भेजेगा? हमने बहुत साल पहले एक स्टोरी की थी जिसमें हम अक्सर ये सवाल उठाते थे कि स्कूल के बच्चों को इस लालच से भेजा जाएगा तो इस बात से कटोरा कमाया जाएगा। आप या मैं, हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है जनाब। हम लोग जनता के और सरकार के बीच के वो पुल है जिसमें मुद्दों का आदान प्रदान होता है, वस्तु स्थिति सच्चाई का आदान प्रदान होता है। हमको ये बताना चाहिए कि देश को रोजगार की जरूरत है, देश को अपने पैरों से खड़े होने की जरूरत है, देश के युवा को अपने ताकत पर जीने का दम होना चाहिए, ना कि वो राशन की लाइन में लगे और उसको लगेगा कि अगर मैं राशन नहीं लेके जाऊंगा तो मेरे घर पर रोटी नहीं पकेगी। तो ये देश के लिए मेरी भयावह स्थिति है जिसके बारे में आपको या मुझे ही बताना पड़ेगा। मैं अपने जो सहयोगी साथी मेरे बैठे मनोज जी, वरिष्ठ त्रिपाठी जी, उनकी हर बात से इसलिए सहमत है कि अगर सरकार को अपने काम के बारे में ब्यौरा देना पड़ रहा है कि हम राशन दे रहे हैं तो राशन तो जिससे मिल रहा है। हम लोगों को ये बताना जो पड़ रहा है कि हम राशन दे रहे हैं, जिससे राशन मिल रहा है उससे मिल रहा है, लेकिन जिससे जो चीज नहीं मिल रही है क्या उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या उस पर बात नहीं होनी चाहिए? मैं आजाद जी आपसे एक सवाल और कह रहा हूं, आपने ये नहीं देखा कि 2 साल सीधे कोरोना में चले गए, एक अर्थव्यवस्था रुक गई, सारे काम रुक गए और उसके लिए इस तरीके की व्यवस्था करनी पड़ी, नंबर 1। और नंबर 2, सरकार ये दावा भी कर रही है कि हमने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। सरकार ये भी कह रही है कि हमने 1 डिस्ट्रिक्ट और 1 प्रोडक्ट को लेकर के भी हमने काम किया है और इस दिशा में हमको सफलता मिली है। देखिए, मुझे अफसोस है कि अगर आपने ये स्टोरी नहीं की तो मुझे लगता है कि आपको करनी चाहिए। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर हैं और आपसे देश बहुत उम्मीदें करता है। आपदा में अफसर का भी नारा जो है ना वो वहीं से आया था जहां पर सारी चीजें हुई हैं। आपदा को अफसर में बदलने की बात अगर की जाए तो ये भी कहा गया था कि हमने ट्रेन के अंदर कई हजार कई लाख हमने बेड तैयार कर दिए, वो बेड किसी को नजर आए? क्या हार्ट अटैक होना बंद हो गया? क्या डायबिटीज होना बंद हो गई? क्या नजला खांसी जुकाम होना बंद हो गया? क्या सरकारी अस्पतालों में और मरीज आने बंद हो गए? सिर्फ कोरोना के ही मरीज आ रहे हैं। लेकिन चूंकि ध्वस्त हो चुकी थी व्यवस्था, उससे बचने के लिए, उससे बताने के लिए कह रहे 5 लाख रोजगार भी दिए हैं। जरा बताएं कि किधर से दिए गए हैं, उसका एड्रेस से ऐसा पता तो दीजिए। सवाल ये नहीं है, हमारा सवाल ये नहीं है कि सरकार किसकी आएगी, हमारा सवाल ये है कि सरकार जो भी आए वो जनता की जवाबदेही का मुंह बनाकर आए। मीडिया इसमें ताकत रखे कि सवाल पूछने की ताकत रखे, क्योंकि मीडिया एक वो स्थायी विपक्ष है जो हमेशा विपक्ष का रोल अदा करता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम अपना रोल नहीं अदा कर रहे। हमारी सरकार कोई भी हो, सरकार किसी की हो, लेकिन सरकार एक फ्रेम में काम करने का मन बनाकर आए। सरकार को फ्रेम में रहने की आदत डालनी पड़ेगी और सरकार किसी की भी हो। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार है तो आप उससे पूछिए कि अगर टीचर्स के ऊपर उनके कार्यकाल के अंदर लाठियां चली है या वकीलों के ऊपर लाठियां चली है तो क्यों चली है? और अगर बीजेपी की सरकार है तो उनसे भी आप ये पूछे कि गंगा में लाशें क्यों तैरी है, क्यों तमाम चीजें हुई है? और अगर बीएसपी की सरकार है तो आप उनसे भी पूछिए। सवाल ये नहीं है कि विपक्ष क्या कर रहा है, लेकिन स्थायी विपक्ष क्या कर रहा है, मीडिया क्या कर रहा है, उस पर बात होनी चाहिए। आज हम बेवकूफ बनकर रह गए हैं। आज हम, जैसे आपने कहा कि हमने रोजगार भी किया, हमने राशन भी दिया, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि कौन कौन सी चीजें रह गई हैं। आप ये देखें कि आज जितनी जिम्मेदारी है, जितनी जवाबदेही हमारी बढ़ी है, इतनी जिम्मेदारी शायद कभी नहीं बढ़ी। आजादी के टाइम में भी पत्रकारों का शायद इतना इम्तिहान नहीं था जितना आज हमारा इम्तिहान है। ये मेरा सवाल है। लेकिन इसके लिए ये जो आपने परिस्थितियां बताई, जो पत्रकारों की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आप किसको दोषी किसको मानते हैं? जरा मैं भी तो जानना चाहूंगा। देखिए, दोष का आरोपण करना तो मैं नहीं समझता कि अच्छी बात होगी, लेकिन हम इसका एक रेमेडी की बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत हमेशा कहते थे समस्या लाओ लेकिन उसका हल भी लाओ। ठीक बात। आज सवाल ये हो गया है कि हर आदमी अपने नंबर बढ़ाने के लिए ये कोशिश करता है कि मैं कितना बड़ा साक्षीकार हो जाऊं। ठीक बात। एक जमाना था, मैं अपने बहुत का नाम बड़े फख्र से लेना भी चाहूंगा। मैंने जिन लोगों के साथ किया, मैंने मैडम नलिनी सिंह जी के साथ काम किया, मैंने प्रभात डबराल जी के साथ काम किया, मैंने विनोद जी के साथ में काम किया। हमें नहीं लगता था कि हमें कभी ये डर लगता था कि बॉस हमको डांटेगा। हमको ये तो डर रहता था कि बॉस इस बात से डांटेगा कि हमने खबर में कमी कर दी, लेकिन इस बात के लिए कभी नहीं डांटेगा कि तुमने सरकार के खिलाफ क्यों स्टोरी कर दी। मैंने याद है, मैंने मध्य प्रदेश के अंदर एक स्टोरी करी, दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, तो दिग्विजय सिंह भले ही नाराज हो, लेकिन मैडम नाराज नहीं थी।
मैंने एक स्टोरी राजनाथ सिंह जी के टाइम में की, मुझे ये तो डर था कि अगर स्टोरी में खामी रह गई तो मेरे को डांट पड़ेगी, लेकिन इस बात का डर नहीं था कि मैंने कितनी बड़ी स्टोरी किसके खिलाफ कर दी। आज ये हो गया है कि मालिक को जो है, मालिक खुद बैठ जाता है, मालिक खुद संपादक बन के अगर बात करें, मैं बड़ी माफी के साथ आपके मंच पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन अगर मर्यादा गिरी है, गरिमा गिरी है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं खुद हम दोषी है, हमारे सीनियर लोग दोषी है, जो आज अपनी जिम्मेदारी को भूल गए। और आज जिस तरह की पत्रकारिता हो रही है वो सबसे घातक है, सबसे डेंजरस है। जनता के मुद्दों को हम लोग अगर नहीं उठा रहे तो ये हमारी खामी है, इसकी रेमेडी आपको हमें निकालनी पड़ेगी। ये इस टाइम बहुत अच्छा समय है, सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हुआ है, कम से कम इस पर हम लोग एक्टिव हो जाएं, भले अगर लोगों के विज्ञापनों की मजबूरी है। मेरा एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, आपने बहुत अच्छी बातें कही। क्या जो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा चला इस चुनाव में, और जिसमें अब आम जनता का ये प्रिजम्पशन बन गया है कि हाँ भाई अब तो मेरी बेटियां 5 बजे के बाद जा सकती हैं, अब तो चैन नहीं लूटी जा रही है, माफिया भी नहीं है, और रंगदारी वसूली ये भी सब खत्म हो गई है, क्या ये मुद्दा चला और आम जन के जहन में ये बात घुस गई है? देखिए, हाथरस में एक बेटी के साथ रेप हुआ, उसकी जो अंत्येष्टि रात को छुप के कर दी जाती है, और कोर्ट जो है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से पूछता है कि अगर आपकी बेटी होती तो क्या करते। उसके बाद अगर लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो फिर या तो ये मेरी सोच का फर्क है या हो सकता है जनता की सोच का फर्क हो। जहां तक सवाल है कि माफिया कंट्रोल है, माफिया तो आप ये तो कह सकते हो सेंट्रलाइज हो गया है, लेकिन माफिया अगर खत्म हो गया, चश्मा लगा के लोगों को नजर नहीं आ रहा है, तो फिर ये चश्मा भी सही कराना पड़ सकता है और देखना भी पड़ सकता है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आईटीसी के सेक्शन का अमल दरामद कैसे होगा। पुलिस की जो विसिल ब्लोअर का काम है, पुलिस का जो पकड़ के कोर्ट तक ले जाने का जो काम है, वो कैसे होगा। क्योंकि आज जो पुलिस, अभी आप देखिए, अभी दो बातें मैं करना चाहूंगा, बड़ी माफी के साथ आपकी इजाजत लूंगा। आज हालात ये हो गए हैं कि हम सड़कें वो साबुत है जहां पर टोल टैक्स लिया जा रहा है। एक सड़क बता दें आप मेरठ से बिजनौर चले जाए, मेरठ से कहीं और चले जाए, जो आपने एक्सप्रेस वेज बनाए हैं, जो आप अपना पैसा देकर आप उनको कर रहे हैं। अभी आप गाड़ी लेने जाएंगे, अगर 10 लाख रुपए की गाड़ी है तो उसमें सबसे बड़ी जो आइटम है वो है रोड टैक्स। एक लाइफ टाइम रोड टैक्स आपसे ले लिया जाता है। उस गाड़ी की लाइफ टाइम से घट के 10 साल और 15 साल हो गई है, ये तो घटा नहीं है, लेकिन टोल भी आपसे लिया जा रहा है। सवाल ये है कि फिर सरकार की पहचान क्या हुई। सरकार अगर लाइन ऑर्डर नहीं करेगी तो सरकार की क्या पहचान है। सरकार अगर सड़क नहीं बनाएगी तो सरकार की क्या पहचान है। अगर बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगी और रात को छुप के उससे हो जाएगी तो फिर ये सोचना पड़ेगा कि आखिर में दिक्कत कहाँ है, परसेप्शन क्या है, नजरिया क्या है। हमें पत्रकारों को सबसे ज्यादा विजिल होने की जरूरत है। जनता को हम बताएंगे तब जनता को पता लगेगा। हमें याद है जब ईवीएम आया था शुरू में, सबसे पहले जब उसकी डैमेज की गई थी तो हमने बहुत सवाल किए थे। आज ईवीएम के अंदर पता लगता है कि पहले ही उसमें वोट पड़ी हुई है, आज पता लगता है कि कहीं ड्राइविंग कुछ लगी हुई है, लेकिन कहीं चौथे डिले होती है, कहीं कुछ होता है, लोगों को हैरास किया जाता है, लोग हैरास होकर अपने घर चले जाते हैं। क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है? क्या ये आप जीत कोई भी जाए, लेकिन अगर लोकतंत्र हार जाएगा तो फिर ये ज्यादा भयावह स्थिति होगी। मनोज जी, आपने आजत खालिद जी की बातों को सुना, कई मुद्दों की बात कर रहे थे। इन्होंने ये भी कह दिया कि मुफ्त राशन देना और ये सब बेकार है, क्योंकि आदमी को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, रोजगार के अवसर देना चाहिए। इन्होंने बहुत सी बातें उठाई और ये भी कह दिया कि अगर आपने 5 साल काम किया है तो फिर गिराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर को भी इन्होंने एक तरीके से नकार दिया है, उसके भी मुद्दे को। क्या कहना है आपको, क्योंकि आपकी कुछ बातों से तो सहमत है हमारे आजाद जी, आपको क्या कहना है? देखिए, जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, लॉ एंड ऑर्डर तो मुझे लगता है कि 1990 के बाद लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दिन पर दिन खराब होती चली गई है। चाहे अखिलेश की सरकार हो, मायावती की सरकार हो या योगी जी की सरकार हो। योगी जी चाहे बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, लेकिन एक जात विशेष, एक धर्म विशेष तक तो बुलडोजर एक आध चले हैं, लेकिन एक जात विशेष ऐसी है जिससे लोग खुले घूम रहे हैं, कहीं बुलडोजर नहीं चला। लॉ एंड ऑर्डर जो गोरखपुर में हुआ मनीष के साथ, जो लखनऊ में हुआ, जो हाथरस में हुआ, जो उन्नाव में हुआ, तो लॉ एंड ऑर्डर तो जैसे अखिलेश के समय में था वैसा ही योगी के समय हुआ, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ, जैसे अखिलेश के समय एक जात धर्म से लोगों को खुला छोड़ दिया जाता था,
वैसे योगी जी के पीरियड में भी एक जात धर्म को, एक जात को देखो खुला छोड़ दिया गया। आप यहाँ तक देखिए कि दरोगा वो रक्षा के नाम पर मारा जाता है, तो लैंड ऑर्डर था क्या? तो लैंड ऑर्डर तो नहीं, लेकिन ये जरूर है कि पिछले चुनाव और इस चुनाव में फर्क ये है कि पिछला चुनाव योगी जी और मोदी जी तब तक तो योगी जी पिक्चर में ही नहीं थे। मोदी जी के नाम पर लड़ा गया था, मोदी जी का जो चेहरा था उस पर लड़ा गया था। इस चुनाव में मोदी जी के चेहरे से काम नहीं चल रहा। इस चुनाव में योगी जी का जो कार्यकाल है वो मोदी जी के चेहरे से एक भारी पड़ रहा है। इसीलिए मोदी जी को इतनी जबरदस्त मेहनत करनी पड़ रही। वो विकास नहीं बता पा रहे हैं, इसीलिए वो गंगा कह रहे हैं, वो काशी का नाम ले रहे हैं, इसीलिए हिंदुत्व का नाम ले रहे हैं, इसीलिए शमशान का नाम ले रहे हैं, क्योंकि मोदी जी पिछले चुनाव में जिस आसानी से उन्होंने उत्तर प्रदेश फतह कर ली थी उतनी। मनोज जरा मेरी एक बात बताइए, कहते हमारे समाज शास्त्री कहते हैं कि समाज है तो अपराध होगा, लेकिन अपराध का मतलब होता है कि समाज में एक सुरक्षा और असुरक्षा की भावना। आंकड़ों की बात नहीं होनी चाहिए, घटनाओं को लेकर के अगर बात करें तो यदि घटनाएं हुई हैं तो उन पर सीबीआई का शिकंजा भी कसा है, उन पर हथियार चला है और चल भी रहा है। आप चाहे उन्नाव की बात कर लीजिए, चाहे कहीं की बात करिए, नंबर एक। नंबर दो, सुरक्षा की भावना अगर पैदा ये हो जाती है कि हाँ भाई अब तो गुंडाई नहीं होती है, अब तो वाहन चोरी नहीं होती है, अब तो ये चीज़ नहीं होती है, तो इसको क्या आप नजरअंदाज इसको भी करेंगे क्या? वो प्रदेश है, मैंने जितनी अपने प्रदेश की जनसंख्या वो है वो उतने बड़े प्रदेश नहीं बहुत से अपराध हो, लेकिन आप फिर अपराध का मुद्दा मत बताएं कि उनके पीरियड में लैंड ऑर्डर खराब था, मेरे पीरियड में अच्छा था। फिर आप उससे चुनाव में वोट समेटने की कोशिश ना करें। फिर आप ये न कहें कि वो अपराधियों को खुला छोड़े थे और हमने अपराधियों कर दिया। अपराध तो होगा। आप जो कह रहे हैं, जो सामाजिक लोग कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि इतने बड़े प्रदेश में अगर आप कहें कि बिल्कुल लैंड ऑर्डर सही हो जाए, राम राज आ जाए, तो संभव नहीं है। और आप ये जो कह रहे हैं कि वो कार्रवाई हो रही है, लेकिन क्या लखीमपुर में कार्रवाई ईमानदारी से हुई है जहाँ चट्टे चढ़ा दिया गया किसानों पर? ये संदेह है। उसमें तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में अगर उसकी जमानत हुई है तो उसमें याचिका भी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया कि हम इसकी जांच भी करेंगे। बात तो वर्मा जी आप जानते हैं कोर्ट में बेल कैसे होती है? जो पुलिस साक्ष्य रखती है, जो पुलिस आरोप के खिलाफ कागज रखती है, उसी के आधार पर बेल होती है। यही विकास दुबे ने जब खुलेआम संतोष शुक्ला को मारा था तो कैसे छूट गया था? क्योंकि पुलिस ने कागज नहीं रखे। और वही हुआ ट्रेन के लखीमपुर के मामले में, जब सरकार ही नहीं चाहती वो अंदर रहे आदमी, तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट के सामने कोई जो प्रेजेंटेशन दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसी आधार पर कोई नहीं रह सकती। ये नहीं कहा जा सकता कि बड़ी ईमानदारी से वहाँ उसको अंदर रखने की कोशिश की गई। जी, मैं आजाद जी आपसे एक सवाल ये भी जानना चाहता हूं कि अगर आप पहले चरण से चलिए तो पहले चरण और दूसरे चरण में किसान आंदोलन बोलता है, फिर आप उसके बाद और चलिए तो फिर कहीं आवारा जानवर बोलने लगते हैं, कहीं और आप आगे बढ़िए तो फिर ये लगने लगता है कि आतंकवाद भी जुड़ने लगता है, फिर कहीं आप आइए तो गुंडे बदमाश सब ये चलने लगते हैं। आखिर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, और जो सपा कहती है कि हमको इसलिए सफलता मिल रही है, किसान युवा बेरोजगार मेरे साथ है, ये जनता का चुनाव है, क्या कहेंगे इस बारे में आपका? देखिए सपा क्या कहती है ये सपा के प्रवक्ता बेहतर बता सकते हैं, लेकिन आपने एक सवाल उठाया था सीबीआई का। जी, देश के इतिहास में 70 साल के इतिहास में अगर बात करें देश की आजादी के बाद, सीबीआई के 2 डायरेक्टर बने, दोनों डायरेक्टरों ने एक दूसरे के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए, मामले की एफआईआर दर्ज हुई। क्या देश के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात हो सकती है कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के 2 डायरेक्टर, एक को कह रहे हैं कि उन्होंने 3 करोड़ रुपए लिए, एक कह रहे हैं कि उन्होंने इस मामले को मैनेज करने के लिए करोड़ों रुपए लिया, दोनों को रात को दिल्ली पुलिस डाके
दोनों के खिलाफ कार्रवाई करती है, दोनों घर बिठा दिए जाते। क्या देश को इस बात का अधिकार नहीं है जानने का कि उस मामले में क्या हुआ? देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी का जब हम नाम लेते हैं और फिर हम इस बात को सुनते तो ऐसा लगता है कि कहाँ कमी रह गई। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर एक नहीं 2000 भी डिबेट शायद कम है। सिर्फ इस मुद्दे पर रहा सवाल इस बात का कि हमको इसलिए सफलता मिल रही है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां दावा करती हैं कि इनको कितनी सफलता मिल रही है कि नहीं मिल रही है। देश में ये भी नारा उठा था कि कांग्रेस मुक्त सरकार होगी। क्या ऐसा किसी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम में पॉसिबल है, या ये कोई कहने वाली बात है कि हम उस पार्टी को एलिमिनेट कर देंगे? क्या इस पर किसी ने डेमोक्रेटिकली, क्या उस फ्रेमवर्क में किसी ने इस पर बात की? क्या किसी को कहा जा सकता है कि तुम देश से बाहर चले जाओ? क्या किसी को कहा जा सकता है कि ये? लेकिन मुद्दे बदलते रहे। जनता के मुद्दे बहुत सारे जब होते हैं तो उसको जो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, खासतौर पर जब हम लोग अपनी जबान बंद कर लेते हैं मीडिया के लोग, तो जनता मौके ढूंढती है कि पहले चरण में क्या हावी हुआ, दूसरे चरण में क्या हुई है। लेकिन अगर उनको आप कॉम्पैक्ट फाइल करेंगे, कॉम्पैक्ट की फाइलिंग करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि मुद्दे बहुत है। अच्छा, आपने कहा कि मैंने लॉ एंड ऑर्डर को नकार दिया। मैंने लॉ एंड ऑर्डर को कभी नहीं नकारा। लॉ एंड ऑर्डर एक मुद्दा है। आपने ये कैसे कह दिया कि मैंने लॉ एंड ऑर्डर को नकारा है? लॉ एंड ऑर्डर को जवाब दे ही है। अगर पुलिस का एक्सिस्टेंस है तो लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए थे, कोई चुनाव कराने के लिए थोड़ी होती है पुलिस। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने में। चुनाव में उसका सिर्फ ये रोल है कि लोग जो है ना न्यूसेंस ना फैलाए, बूथ कैप्चरिंग ना करें, ईवीएम को मैनिपुलेट ना करें। वो किसी को जिताने हराने के लिए नहीं होती है। लॉ एंड ऑर्डर तो हमेशा से मुद्दा है। लेकिन आप बताएं कि एक साल के अंदर हमारे मीडिया ने, इसमें सबको कह रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर को कितने ने मुद्दा बनाया, किस ने मुद्दा बनाया? लखीमपुर को अगर आप बात करेंगे, अगर उसको आप सच्चाई से जाएंगे, लखीमपुर हो, हाथरस हो, उन्नाव हो, कानपुर का जिक्र किया अभी मनोज जी ने, बहुत ऐसे मुद्दे हैं। हमेशा ये बात सत्य है कि जब समाज बड़ा होगा तो अपराधी भी उसमें होंगे, और दुनिया की उत्पत्ति के साथ, समाज की उत्पत्ति के साथ क्राइम की भी उत्पत्ति हुई है। और ये जब तक समाज रहेगा, दुनिया रहेगी, मैं रहूंगा, आप रहेंगे, हमारे अंदर एक एविल, एक शैतानी ताकत रहेगी और अपराध भी रहेगा। लेकिन इसका चेक एंड बैलेंस करने के नाम पर ही तो सरकार होती है। नहीं तो फिर हम चले जाए अपने जंगल के युद्ध में, अपने आप जंगल का कानून लगाइए, जिसका कभी तो वो दिएगा। फिर सरकार का जो सबसे बड़ा दावा होता है लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना, आपको सुरक्षित माहौल देना, फिर कहाँ रह गया वो? अगर आज हमको लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर बताया जाता है कि हम आपका लॉ एंड ऑर्डर कर रहे हैं, तो आपको आईसी नाम पर थे। आज अगर कहा जाता है हमने एक्सप्रेस वे बनाया, तो ये तो मैंने किसी आदमी के 5,000 रुपए में दावत करी और उसने खाना खाया और मैंने कहा बिल पे कर दो, तो वो तो अपना बिल पे करके जा रहा है ना, उसमें मेरा क्या रोल हुआ? मैं अगर लाखों रुपए रोड टैक्स के नाम पर सड़क पर दे रहा हूं और उसके बाद टोल के नाम पर हर बार हर चक्कर पर दे रहा हूं, तो फिर इसमें आप किधर लगता है कि आपको इसमें जनता की भागीदारी है? ये क्या मुद्दा नहीं है? क्या इस पर इस एंगल से कभी बात हुई है? क्या सरकार की परिभाषाओं में क्या क्या परिभाषा है? स्वस्थ वातावरण है, स्वच्छ जल है, सड़क है, ये तमाम चीजें, यही तो एक पैमाना है, यही तो पैरामीटर है सरकार के विकास का या सरकार के काम करने का। और उसी में आपने जो है जो पेड कर दिया, ये तो जिजिए का भी बात हो गया। अगर आप जिजिए से शिकायत करते हैं और उसके बाद आज के प्रैक्टिस की बात करते हैं, आपने कहा था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 चीजें हमने कर दी है। अभी तक आपने जो है ना, सीएनजी गाजियाबाद में अगर 50 रुपए है, 54 रुपए है, और बिजनौर के अंदर 76-77 रुपए है, तो कहाँ टैक्स का फ्लैग हो गया? क्या आपको लगता है कि जीएसटी के अंदर में पेट्रोलियम प्रोडक्ट आ गए? क्या आपको लगता है कि जो फ्लैग बनाने की बात हो रही थी वो सब हो गई? क्या इस पर बात हुई है? कभी नहीं हुई बात। एक सड़क बताए जो बिना टैक्स के साबित हो। पूरे हिंदुस्तान में एक सड़क ऐसी बताए जिस पर रोड टैक्स ना हो, टोल टैक्स ना हो, वो साबित हो। जो सड़कें टोल टैक्स ले रही है, उनके अलावा उन सड़कों का हाल देखिए, इंटीरियर में हाल देखिए, जहाँ देश बसता है उनके साथ क्या हुआ? क्या देश सिर्फ हाईवे पे बसता है? आप हाईवे बना रहे हैं दिल्ली से मेरठ तक का, लेकिन उसके आसपास के जो लोग जहाँ की जमीनें अखबार है उनको चढ़ने की इजाजत नहीं है, वो चढ़ नहीं सकते। वो चढ़ेंगे तो एग्जिट से एंट्री से आएंगे, लेकिन पेड़ आएंगे। ये कौन सा विकास है? आजाद जी, मेरा सवाल आपसे एक और है। ठीक बात है, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। मेरा एक सवाल आपसे और है कि क्या इस प्रदेश में जो सामाजिक गठजोड़ है वो काम कर रहा है, या जो कुछ काम हुए हैं वो भी कोई काम कर रहे हैं, या किसानों की समस्या, उनका आंदोलन और साथ में आवारा जानवर ये काम कर रहे हैं? इस पर अगर मैं आपके तीनों बातें पूछना चाहते हैं, इसमें आपको कौन लग रहा है कि कौन आगे चल रहा है? देखिए, सामाजिक जो ताना बना है वो देश की सबसे बड़ी सुंदरता है, सबसे बड़ी ताकत है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने भाइयों के बगैर नहीं जी सकता। ये मेरे भाई
दलित भी हो सकते हैं, ब्राह्मण भी हो सकते हैं, सब लोग हो सकते हैं, और उनके बगैर मैं तो नहीं जी सकता कम से कम। और वही समाज की सबसे बड़ी ड्यूटी है। जहां तक सवाल मुद्दों का, किसान मुद्दा हमेशा से रहा है, आजादी के बाद से आज तक के आप आंकड़े उठाएं, किसी भी सरकार ने किसान को लेकर आज तक गंभीरता नहीं दिखाई। दावे सबके हैं, लेकिन सोसाइटी से अगर आप रिकॉर्ड निकालेंगे और उनके सालों का हिसाब निकालेंगे और किसान की दुर्दशा निकालेंगे, तो आपको हर साल हर सरकार में लगभग 100 का ग्राफ मिलेगा। सरकारों के सभी की बात है। मेरा जो आपसे एक तरह से शिकायत थी देश से भी खासतौर से, कि हम लोकतांत्रिक फ्रेमवर्क में क्यों नहीं जवाबदेही तय कर रहे हैं। अगर हमसे कोई आदमी मैनिफेस्टो में वादा करता है और हम उससे लाइन में लगकर वोट देते हैं, तो वो जो अकाउंटेबिलिटी है वो कब तय होगी। किसानों को लेकर हर सरकार ने दावे किए, लेकिन अगर चौधरी अजीत सिंह ऑक्सफोर्ड में पढ़ेंगे और एक किसान का बेटा तो ऑक्सफोर्ड में पढ़ेगा और एक किसान का बेटा जो है वो गली के मोहल्ले में अपने स्कूल के बच्चे को एडमिशन कराने के लिए तरसेगा, ये जो डिफरेंस है, मैंने एग्जाम्पल इसलिए नहीं दिया कि मैं कोई साथ का तो मुखालिफ हूं, लेकिन ये कब तय होगा कि समाज के अंदर एक बराबरी आएगी। अगर मुलायम सिंह जी का बेटा विदेश में पढ़ के आ सकता है, तो ये गरीब का बेटा क्यों नहीं सोच सकता। अगर योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर चलता है तो यकीनन वो चले क्रिमिनल के खिलाफ, लेकिन अगर उसके पट्टी लगी होगी कि इस वाले पे जाएगा, इस वाले पर नहीं आएगा। नोएडा के अंदर एक बहुत बड़ा बिल्डर है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक के आदेश हो गए। बुलडोजर कहा है, छोटे छोटे हथौड़े लेके लोग जाते हैं, जब टिक 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 करते हैं, वहां बुलडोजर क्यों नहीं दिया? आपने पूछा, मैंने पूछा, नहीं पूछा। तो कैसे फ्रेमवर्क में काम होगा? जब तक के जवाबदेही के फ्रेमवर्क में सभी सरकारें नहीं आएंगी, चाहे वो कोई हो, तब तक काम नहीं चलेगा। और मुद्दे हमेशा रहेंगे, जब तक देश रहेगा, जब तक मैं रहूंगा, जब तक आप रहेंगे, हमारी समस्याएं भी होंगी, क्राइम भी होगा, समस्या उसकी भी रहेंगी, मुद्दे भी उतरेंगे, लेकिन उसका निवारण होने का कोई फ्रेमवर्क बनना चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए। तो जवाबदेही के लिए फ्रेमवर्क बनना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक बात। मनोज जी, ये इस बार का जब आप चुनाव देख रहे हैं तो एकदम चुनाव सीधा हो गया है, माने सपा और भाजपा के बीच में हो गया, जबकि एक समय तक ऐसा कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। कांग्रेस ने मेहनत की, लेकिन उसका भी कोई प्रतिफल नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो सीधा चुनाव हो गया, उसका कारण आप क्या मानते हैं? उम्मीदें थी भारतीय जनता पार्टी से, उन उम्मीदों में योगी सरकार खड़ी नहीं उतरी। उसका परिणाम ये रहा कि अखिलेश ने जो जिस समीकरण से, जिस अंक गणित से पिछली बार योगी की सरकार आई थी कि जाति गोलबंदी कर ली गई थी, उस गोलबंदी को भेज दिया अखिलेश ने, और उन्होंने भी उसी आधार पर गोलबंदी की जाति पार्टियों की, जिसके कारण चुनाव आमने सामने आ गया। अगर विकास से ही मुद्दा होता तो योगी जी ने जो काम किए थे, अगर उस पर फोकस करते तो जानते तो इसलिए फोकस से इस बार उनको सफलता नहीं मिलेगी। अब जिस चरण में हो रहा है चुनाव, वहां का लोग क्या मुंबई से नहीं भागे तो पैदल, उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्या? वहां कोरोना में लोगों को बिना दवा के, बिना ऑक्सीजन के लोग मरे, उसका असर नहीं पड़ेगा क्या? वहाँ जो ये महंगाई बढ़ी है, तो ट्रेनों में बिना रिजर्वेशन के आप जा नहीं पा रहे हैं, उसका असर नहीं पड़ेगा क्या? ये जो चीजों का असर पड़ेगा, इससे दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए ही अब की बात जब फिर योगी और मोदी जी हिंदुत्व उतर आए, तो उसका लाभ ले रहे हैं अखिलेश उन चीजों को पूरे कर जो लोगों ने भोगा है, जो लोगों ने 5 साल तक। अभी मैं मनोज जी से बात कर रहा था कि सीधी लड़ाई क्यों हो रही है, उन्होंने अपने कुछ कारण बताया, लेकिन अगर इस चुनाव में देखा जाए तो बीएसपी लगता है बिल्कुल जैसे हाशिए में चली गई। और मैंने कुछ लोगों से बातचीत भी की, तो बीएसपी कहते हैं बीएसपी का जो वोट बैंक है 20-22% वो तो इंटैक्ट है, लेकिन कभी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब वो भी पलायन कर रहा है। तीसरी बात ये है कि मायावती ने मुसलमानों के लिए अभी ये तक कह दिया कि योगी को सिर्फ मुसलमान में ही माफिया दिखते हैं, और ये तक बात कह दी, लेकिन क्या उसके बावजूद भी मुसलमान उन पर इसलिए विश्वास नहीं कर रहा है कि अगर वक्त पड़ेगा तो ये बीजेपी के साथ खड़ी हो जाएंगी। मैं आपसे केवल ये जानना चाहता हूं कि कुल मिलाकर के बीएसपी का क्या रोल दिखाई दे रहा है आपको? मैं पहले तो, जब डेमोक्रेसी हमारी मल्टी डायमेंशनल है, यहाँ पर चुनाव जिस तरह से होते हैं उनको समझना बहुत जरूरी है।
मोदी जी कहते हैं कि लाल टोपी से सावधान रहना, साइकिल की वो चर्चा करते हैं, तो इसका मतलब वो खुद चाहते हैं कि वो अपना जो एनिमी है, अपना जो विरोधी है, वो खुद चूज कर रहे हैं। बीजेपी की चुनावी रणनीति की सबसे बड़ी सुंदरता, सबसे बड़ी ब्यूटी या बड़ी सबसे बड़ी जो शार्पनेस है, वो अपने पिच पर दूसरे को खिलाती है। इस पर आप जब चर्चा करेंगे और गंभीरता से मंथन करेंगे तो ये सच्चाई सामने आएगी। बीजेपी हमेशा दूसरी पार्टियों को अपनी पिच पर खिलाती है, वो कभी भी दूसरे की पिच पर नहीं जाती है। कांग्रेस को हाशिए पर ले जाने के लिए मोदी जी ने खुद नाम लिया अखिलेश जी का, लाल टोपी का, साइकिल का, ताकि एक मोबिलाइजेशन हो जाए। आपको समझना पड़ेगा, अगर सड़क पर कोई था पिछले काफी दिन से तो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी नजर आ रहे थे, या कांग्रेस सुधारी, कोई मुद्दा बचा है, राफेल हो, इम्पीचमेंट हो, कोई चीज हो, उसमें आप देखें राहुल लगातार मुद्दे उठा रहे थे। लेकिन लास्ट मोमेंट पर जो लोग आराम कर रहे थे उनका नाम लेकर उनको मैदान में लाया जाता है। ये वही लोग हैं जो कि संसद के अंदर खड़े होकर तारीफ करते हैं मुलायम सिंह यादव जी कि बीजेपी की सरकार बहुत अच्छी थी, मोदी जी बहुत अच्छे थे, हम दुआ करते हैं कि दोबारा आ जाए। ठीक चुनाव से पहले रहा सवाल इस बात का कि आप जब अपना विरोधी भी खुद चूज करते हैं तो आप चाहते हैं कि जनता में किस तरह का बंटवारा हो। अब आता हूं मैं आपके सवाल पर। मायावती जी एक बहुत डिसेंट फैक्टर है और एक बहुत जबरदस्त फैक्टर है इस चुनाव के अंदर। उनकी खामोशी का जो तूफान है उसको समझने की जरूरत है। वो खामोशी आप उसको अगर देसी भाषा में कहेंगे तो एक समझौता भी हो सकता है और एक उनकी रणनीति भी हो सकती है। उन्हें मालूम है कि जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के उनके भाइयों पर खासतौर से आरोप है, उनके परिवार पर आरोप है, उससे निपटने के लिए खामोशी बेहतर है। लेकिन उनका जो वोट बैंक है वो अपना जगह है और अगर अखिलेश यादव को रोकने के लिए मायावती जी को आगे किया गया तो बीजेपी इससे विरोध नहीं करेंगी। आप इस बात को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? मायावती एक फैक्टर है देश की राजनीति में। जब तक मायावती है वो राजनीति का एक ध्रुव रहेंगी, एक जो है एक्टिव रहेंगी, उसको आप नकार नहीं सकते। ये अलग बात है कि समय समय पर जिस तरह की परिस्थितियां हुई, जिस तरह की चीजें हुई हैं, आप उनकी रणनीति में बदलाव देखेंगे। लेकिन बिल्कुल नकार देना, बिल्कुल ये मान लेना कि वो खामोश है या उन्होंने मुद्दे नहीं उठाए, उनकी आवाज में भी दम है और उनकी जो आगे की क्रिया है वो भी, हाँ ये है फिलहाल लोगों को लग रहा है इसमें बहुत लोग हैं। लेकिन पिछले लगभग 3 साल से मेरी तमाम आप डिबेट देख सकते हैं, मेरे कॉलम देख सकते हैं, मैं उसमें यही कह रहा हूं कि मायावती जी अपना काम कर रही है और बीजेपी का एक मौन समझौता अगर कहा जाए और रणनीति कही जाए जो 2024 में उसको फायदा भी मिल सकता है, दलित वोट बैंक का कहीं ना कहीं इधर पोलराइजेशन का फायदा हो सकता है, वो भी हो सकता है। लेकिन 4 दिन को मैं 3 दिन बाद आपके सामने आ जाएगा। चुनाव की सबसे बड़ी सुंदरता हमारी यही है कि हमारा गुप्त मतदान है, तो हम उस बात को लेके अपने प्रयास, अपने प्रेडिक्शन, अपने जिसे कहने से एग्जिट पोल देकर हम उसको ड्यूटी को खत्म नहीं करना चाहते, प्रयास लगने चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि जो सस्पेंस है वो 10 तारीख के बाद खुले और लोगों के भरम टूटे, लोगों को ये लगे कि वो कौन जीता बैठा है, कौन बोर्ड बदल रहा है, कौन ये माने बैठा है कि सरकार तो हमारी आई है या हमारे काम को, विकास को, ये चीजें खत्म होंगी, नई चीजें होंगी। और जैसा कहते हैं ना कि लोग चौंकेंगे उन नतीजों को देखकर, उस चौंकने में जो मजा है वो शायद इस टाइम मजा नहीं आएगा। लेकिन मायावती जी को नकारा नहीं जा सकता। ठीक बात है। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, क्या ये आप मानते हैं कि 2019 में माइनॉरिटीज का 4-5% खासतौर से महिलाओं का वोट सीधे सीधे बीजेपी को गया, खासतौर से 3 तलाक के मामले में? इस बार कहते हैं कि वो वोट नहीं गया, ऐसा मानना है, आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए 3 तलाक एक ऐसा बोर्ड है जिसके अंदर बोर्ड बहुत बड़ा है लेकिन दुकान के अंदर सौदा नहीं है। लगभग आप अगर देश भर के थानों के, कोर्ट के रिकॉर्ड देखेंगे तो जो लाखों महिलाएं हैं जो तलाक या बिना तलाक के पीड़ित है, उसमें माइनॉरिटी की कितनी बड़ी तादाद है और अदर की कितनी बड़ी तादाद है, ये आपको आंकड़ों से मिल जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, आंकड़ों से पता लग जाएगा। लेकिन ये जो लॉलीपॉप देकर लोगों को ये दावा किया गया, माइनॉरिटी को देश के हमारे लोग समझ नहीं पाए। इस देश की माइनॉरिटी ने आजादी के बाद गांधी जी को चुना, जिन्ना को नहीं चुना। हमारे देश की माइनॉरिटी ने मौलाना अबुल कलाम आजाद को नहीं चुना, नेहरू जी को चुना, मुलायम सिंह जी को चुना, गुलाम नबी आजाद को नहीं चुना या किसी और को नहीं चुना, रफी अहमद किदवाई को नहीं चुना। उसने एक देश के सेकुलर फ्रेमवर्क में विश्वास रखते हुए हमेशा दूसरे पर, उन लोगों पर विश्वास किया जिन लोगों के बारे में कहा जाता है कि चोरी है। लेकिन माइनॉरिटी ने हमेशा मिलकर
सब पर विश्वास किया, उसने बीजेपी से परहेज नहीं किया। लेकिन क्योंकि लाल कपड़ा दिखाने के तौर पर लोगों को बताया जाता है कि माइनॉरिटी बीजेपी से बहुत नाराज है, जबकि महंगाई अगर असर डाल रही है सब पर डाल रही है, डंडे अगर पड़े तो सब पर पड़े, लेकिन लोग माइनॉरिटी के दम पर लड़ने का दम भरते हैं, उनमें खुद दम नहीं है, इसलिए वो सीकरा माइनॉरिटी के ऊपर रखकर अपना टाइम करना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश की माइनॉरिटी ने हमेशा सबका साथ दिया, सबके साथ विश्वास भी किया, सब पर विश्वास किया, सबको साथ लेकर चले। अगर आप बात करें किसी भी दल में विद्युत मतदान न होता, लोगों को पता लगता, तो पता लगता वोट कहां कहां गया है। तो बात यह है कि माइनॉरिटी जिस तरह विश्वास करती है, ये विश्वास भी बना रहना चाहिए, लोकतंत्र की यही ड्यूटी है। माइनॉरिटी को लेकर किस तरह एक लाइन में बताइए कि जो ओवैसी ने जो अभी अपना दिया है कि अब विश्वास पैदा करने के लिए, क्या कोई उसका इफेक्ट आपको दिखाई देगा? एक बड़े नेता है जी, और ओवैसी ने जिस तरह से काम किया है जी। वो अपने आप में रिमार्केबल है। आप उस फैक्टर को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनको लेकर कोई कुछ भी कहे, हो सकता है मैं भी कुछ कहूं, लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस मजबूती के साथ उन्होंने अपनी पहचान बनाई, जिस मजबूती के साथ उन्होंने मैदान में आकर काम किया और जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, उन मुद्दों पर अगर गंभीरता से जवाब दिया जाए तो शायद देश के हित में भी बेहतर होगा। क्योंकि उनके जो भी मुद्दे हैं वो गंभीर है। उन्होंने कोई मुद्दा माइनॉरिटी को लेकर नहीं उठाया, उन्होंने जो भी मुद्दा उठाया संविधान को लेकर और देश की जनता को लेकर और देश की समस्याओं को लेकर उठाया। अगर ओवैसी यही बात कहते हैं और वही बात कोई और कहता है तो उसको दूसरे ढंग से लिया जाता है। ओवैसी एक फैक्टर है, पढ़े लिखे इंसान है और बड़ा नाम है देखा जाए तो, लेकिन ओवैसी क्यों पैदा हुए उस पर भी विचार होना चाहिए, क्यों जरूरत महसूस हुई उस पर भी विचार होना चाहिए। जब देश की जनता माइनॉरिटी मायावती जी पर भरोसा कर सकती है, मुलायम सिंह जी पर भरोसा कर सकती है, कांग्रेस पर भरोसा कर सकती है, तो आखिर ऐसी जरूरत क्यों आई कि आज ओवैसी को खड़ा होना पड़ रहा है? क्या मेरठ, बलियाना, हाशिमपुरा को भूल जाएंगे? क्या बिजनौर को भूल जाएंगे? क्या आप गुजरात को भूल जाएंगे? अगर ये सब चीजें होंगी और लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो ओवैसी खड़ा होगा, ओवैसी को खड़ा होना पड़ेगा। ये एक सवाल है, इस पर भी विचार होना चाहिए कि ओवैसी पैदा क्यों हुए। बहुत अच्छी बात आपने की। मनोज जी, अब मुझे एक आपसे आखिरी सवाल आप लोगों से पूछना है। पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस बार साइलेंट वोटर्स, माने जिसको कहा जाता है महिलाओं का, वो बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। और ये जो साइलेंट वोटर है, क्योंकि मोदी जी ने भी दूसरे चरण में कहा था माँ बहनों का मुझे पूरा भरोसा है, उन्होंने मेरा परचम उठा लिया है, क्या कहना है इस बारे में आपको? नहीं, साइलेंट वोटर हर चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण होता है जी, और इस चुनाव में भी साइलेंट वोटर बहुत महत्वपूर्ण है। हर आदमी रैली में नहीं जाता, हर आदमी मीटिंग में नहीं जाता, हर आदमी टीवी नहीं देखता, हर आदमी प्रचार तंत्र के पीछे नहीं पड़ता, वो अपना दिमाग बना लेता है और वो अपना वोट डालता है। ये जो साइलेंट वोटर है वो हर चुनाव में महत्वपूर्ण होता है। इस चुनाव में भी साइलेंट वोटर कमाल दिखाएगा और आप देखिएगा चुनाव के रिजल्ट जो आएंगे ये जैसे कहे जा रहे हैं वैसे नहीं आएंगे, ये भौचक्के कर देंगे लोगों को। लेकिन महिलाओं की भूमिका क्या होगी? महिलाओं की उत्तर प्रदेश में तो महिलाएं वही वोट देती हैं जहां पति कहता है। पति कहता है। ठीक, आपने बहुत अच्छी बात कही। ठीक बात। आजाद जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, अब जरा हमारे जितने दर्शक हैं हमको भी जरा ये बताइए कि 10 तारीख को किसका तिलक होने जा रहा है और क्या उसके आंकड़े रहेंगे? देखिए 10 तारीख को उसका तिलक होने जा रहा है जिसको जनता अपना तिलक सौंपेगी जी। वो कोई भी हो सकता है। जनता को आज के बाद ये सोचना चाहिए कि वो अपनी ताकत को समझे, अपनी उस पावर को समझे। वो भले एक दिन की और कुछ क्षण की पावर होती है, वो उंगली का एक निशान जो होता है जो हमारे भी लगा हुआ है, उसकी ताकत को समझे और मैनिफेस्टो पढ़कर जिसको उसने वोट किया है 5 साल उसका आकलन करे और उस आकलन में वो सिर्फ समाचारी वोटर बनकर न रहे बल्कि उसके खिलाफ उसके अच्छे कामों के लिए तारीफ करे और बुरे कामों के लिए उसकी एक तरह से सड़क पर बात निकाले और मीडिया से भी जवाबदेही करे कि आखिर मीडिया को जो लाइसेंस दिए जाते हैं वो इस बात के लिए दिए जाते हैं कि वो विज्ञापन अर्जित करे और चापलूसी करे या फिर मुद्दों को भी उठाए। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी अगर लाइसेंस अपना सरकार बनाती है और मैनिफेस्टो में वादा करके आती है तो मीडिया भी वादा करके आता है और वो सरकार को एक एफिडेविट देता है कि मैं किस नाम पर चैनल चलाने जा रहा हूं। जनता को इन दोनों पर नजर रखनी होगी
और एक जवाबदेही तय करनी होगी। नहीं, अब तो नजर तो हो गई है, अब तो कुछ घंटे रह गए, आखिरी रण चल रहा। मैं अब आपसे रिजल्ट जानना चाहता हूं कि क्या होने जा रहा है, कि किसकी सरकार बनने जा रही है इस बार। मुझे बड़ा अफसोस है कि आप कह रहे हैं अंत हो गया, अभी अंत नहीं हुआ। ये देश हुआ है जहाँ पर हर साल कोई ना कोई चुनाव होता है। चुनाव हमें उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव की बात कर रहा हूँ। आज सिर्फ उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव का अंतिम हुआ है, इसलिए आप उसके बारे में कह सकते हैं। लेकिन मैं उस सस्पेंस पर कुछ नहीं कहना चाहता। जो 10 तारीख को सामने आएगा, लोग चौंकेंगे। जिसका राज तिलक होगा, इससे मजेदारी उसी दिन होगी जिस दिन लोगों को चौंकने की बारी आएगी। लोग चौंकेंगे कि इस बार के नतीजे कैसे रहेंगे। चलिए, बहुत अच्छे ढंग से आपने बात की। मनोज जी, अब आपका आकलन क्या है, जरा आखिर में बता दीजिए आप भी। आकलन तो यही है कि अगर इतना ही सत्ता वो होता है कि हमारी जीत होगी, 300 के ऊपर मिलेगी, तो ये चुनाव प्रचार बंद होने के बाद जो अखबारों में लाखों रुपए खर्च करके इंटरव्यू छप रहे हैं, वो इस बात से द्योतक हैं कि घबराहट है बीजेपी के खेमे में भी, और इसलिए कोई कमी रखना नहीं चाहते। जो आदमी नहीं जा रहा रैली में, तो नहीं जा रहा उनको सुनने, तो नहीं देख रहा टीवी, उसके लिए अखबार उनका घर जा रहा, उसके द्वारा विज्ञापन किया जा, प्रचार किया जा। इसलिए बहुत कांटे का चुनाव है और आश्चर्यचकित परिणाम है। चलिए, बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपको भी, और आजाद जी आपको भी। बहुत अच्छे ढंग से आप दोनों लोगों ने विश्लेषण प्रस्तुत किया। आप लोगों को बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, परिणाम चौंकाने वाले होंगे और घबराहट है, ये भी बात साफ हो गई है। और घबराहट क्यों है, इसका आधार भी बता दिया गया है। देखते रहिए जेमिनी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।